हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल सिविल टाइमलाइन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप जब एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं किसी साइट को, एज ए सिविल इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं। और काफ़ी सारी टाइम तो मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेस्ड होकर लाइन भी स्विच कर देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई सिविल इंजीनियर में बहुत मेहनत है, इंजीनियरिंग में साइट पे खड़ा नहीं होया जाता या धूप में काम नहीं करा जाता। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करूंगा। जब आप एज ए साइट इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले तो आपको साइट का माहौल समझना होता है कि साइट क्या है, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले उसे समझिए, अपने रिलेशंस डेवलप कीजिए अपने सीनियर्स के साथ या जो कलीग्स हैं उनके साथ। ठीक है, और हमेशा क्यूरियस रहिए चीज़ें सीखने के लिए। अब जब आप कहीं भी किसी फर्म को ज्वाइन करते हैं, जैसे अगर आपने एज ए साइट इंजीनियर ज्वाइन किया है तो एक चैलेंजिंग जॉब है और उसके बड़े बेनिफिट हैं। ठीक है, वो भी मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और अगर आपने किसी डिज़ाइन कंसल्टेंसी फर्म को ज्वाइन किया है तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर स्किल सेट नहीं पता होता कि जो इंडस्ट्री में वर्क किया जाता है, या जैसे किसी कंसल्टेंसी में आप डिज़ाइन कंसल्टेंसी में कर रहे हैं तो क्या रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको प्रॉपर अच्छे से पता होने चाहिए या बेसिक लेवल पे पता हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले साइट इंजीनियर से शुरू करते हैं। एज ए साइट इंजीनियर जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आप एक तो फ्रेशर हैं, ठीक है, और साइट आपके लिए बिल्कुल नहीं होती। ईंट रोड़ी बदरपुर ये तो सब आप अपने कोर्स से भी पढ़ के आए हुए होते हैं, पर आपकी ड्राइंग रीडिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती है कि आप पे विश्वास किया जा सके। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे? आपको ये करना चाहिए कि आपकी जो ड्राइंग्स हैं उनके बारे में जो फील्ड पे एग्जीक्यूट कर रहा है, फोरमैन हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से आपने ज्वाइन किया है, एज ए कॉन्ट्रैक्टर फर्म को ज्वाइन किया है, तो आपको जो वहाँ पहले से काम कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए, या किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने से पहले वहाँ का क्लाइंट का कोई इंजीनियर है या आपके सीनियर हैं उनसे पूछना चाहिए कि सर ये आइटम कैसे एग्जीक्यूट होगा और मुझे इसमें क्या देखना है। साइट इंजीनियरिंग का जो मेन पर्पस होता है वो होता है क्वालिटी को कंट्रोल करना और काम को तेज कराना, काम के फ्लो को बनाए रखना। ठीक है, दूसरा, जब आप साइट इंजीनियर एज ए काम कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 6 महीने में या 1 साल में या 2 साल में साइट इंजीनियर से अपग्रेड करना है, यानी कि प्रमोट होना है। तो सीनियर इंजीनियर, वहाँ पे आपके चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। वहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो आइटम है वो BOQ में किस क्वांटिटी तक लिखा हुआ है, कि किस क्वांटिटी तक आपको एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद जो क्वांटिटी एक्स्ट्रा हो जाती है उसको कैसे क्लेम करना है या कैसे बिलिंग इंजीनियर को बताना है। आपको DPR, DLR रिकॉर्ड करनी आनी चाहिए कि रिपोर्टिंग किस तरीके से अपने स्टेक होल्डर्स को और सीनियर्स को करना है। ये इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए। जब आप एज ए सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइट इंजीनियर है, सीनियर इंजीनियर आप काम करते हैं तो फिर आप आ जाते हैं कोऑर्डिनेटर में, साइट कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेशन में आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ जाता है चीज़ों के एग्जीक्यूशन को लेके और टाइम को लेके। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट ये करना होगा कि साइट में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा हो तो वो एक तो आपको रिजॉल्व करना है, जो आपके डेली टास्क हैं उनको परफॉर्म करना है। DPR, DLR, कॉस्टिंग से मतलब ये है कि जितना भी आपकी आज मैन पावर कंज्यूम हुई है, जितना भी मटेरियल कंज्यूम हुआ है, उसका आपको एक बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि आज की डेट में इतना काम हो गया होगा। और ये इंट्यूशन आपकी डेवलप होती है एज ए साइट इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर काम करने के बाद। ठीक है, जब आप 3 या 4 साल तक काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कैसे और ग्रो करना चाहिए, आपको IS कोड पढ़ने चाहिए। ठीक है, मोड ऑफ मेजरमेंट के कोड्स पढ़ने चाहिए आपको। जो आपके आइटम्स हैं जैसे कि ATT हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, RCC हो गया, इनके बारे में CPWD के स्पेसिफिकेशंस को पढ़ना चाहिए। या जो IS कोड हैं जैसे कि 6063 हो गया, है ना, और आपका IS 1200 हो गया, आपका RCC का IS कोड हो गया 456,
आपका स्टील का हो गया IS 800, आपके डिज़ाइन के हो जाते हैं 875 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, 1978 हो गया आपका जो है रोलिंग मार्जिन के लिए आ जाता है। और आपके इसी तरीके से बैरिकेटिंग से रिलेटेड, शटरिंग से रिलेटेड, स्काफोल्डिंग से रिलेटेड सारे IAS कोर्स को आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको ये बिलिंग में बहुत काम आते हैं। जैसे IAS 1200 के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, हर आइटम की एक अलग मेज़रमेंट होती है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको जानना शुरू कर देना चाहिए और उनकी मैथोलॉजी को भी आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए। और जब आप एज ए न्यू कमर साइट पे फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उनको भी डेवलप करना चाहिए। आपका एक्सेंट थोड़ा अच्छा होना चाहिए। वो क्यों? जैसे मैंने जो देखा है, और मेरी खुद की लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अगर मैं किसी सीनियर को रिपोर्ट करता था तो मतलब एक एज ए मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ तो थोड़ा सा बोली में खड़ापन या कुछ ऐसा होता था कि थोड़ा इरिटेट होता था जो मेरा सीनियर था या जो मेरे साथ के कलीग थे, तो एक थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं या थोड़ा ईस्ट साइड से बिलोंग करते हैं तो हमारी भाषा थोड़ी इस तरीके होती है ना जी, मैं ना तो ना करो यो, अरे यो जो है ऐसे और वैसे मोयना, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके मतलब जो है पर्सनैलिटी को भी अफेक्ट करती हैं। आप मेरी बात को गलत नहीं समझना, पर ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं और कहीं ना कहीं आपका सीनियर जो है वो ज़्यादा बात करने से बचते हैं। तो इस चीज़ पे भी आपको वर्क करना चाहिए और साथ ही साथ अपनी स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, अपने राइटिंग स्किल्स को भी डेवलप करना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जब आपको 5 साल के अप्रॉक्स एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप एक रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हो सके तो उस टाइम पे आपसे गलतियां कम होनी चाहिए। ठीक है, और आपका कोऑर्डिनेशन अपने जूनियर सीनियर के साथ एक अच्छे लेवल पे होना चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि आप साइटों पे बैक बिटिंग ना करें, क्योंकि साइटों का माहौल क्या होता है, साइटों पे आधे से ज़्यादा टाइम एम्प्लॉय ये कर रहे होते हैं कि उसने ऐसे और उसने वैसे, हर कोई अपना जो है नंबर बनाने के चक्कर में लगा हुआ होता है। उसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका ये होता है कि आप डेवलप करना बंद कर देते हैं अपने आप को और काम को बोझ समझने लगते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाती है और आपके स्किल्स डेवलप नहीं होते। उसमें फ़ायदा उन लोगों को होता है जो क्रैश कोर्स करके आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, जो क्यूरियस लोग होते हैं वो कहीं ना कुछ लर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको 10-15 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आप चीज़ों के साथ इतने फैमिलियर हो जाते हैं कि आप छोड़ देते हैं ज़्यादा सीखना या इधर उधर जाना। आपको ये रहता है कि अभी जो है 15 साल या 20 साल का एक्सपीरियंस है तो अभी अब ज़्यादा नहीं सीखना चाहिए या ये है। पर इस फील्ड में क्या, हर फील्ड में भी आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी सुपरसीड होती रहती हैं। तो मेरा मानना ये है, आप एक अच्छे लर्नर बने रहें। कोई क्रैश कोर्स होते हैं उनको परचेज़ किया करें। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से चीज़ें सीखें। जैसे कि आप क्वालिटी कंट्रोल के बारे में काफ़ी सारे अच्छे कोर्स अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, वहाँ से जाके ले सकते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल से अलग बिलिंग के कोर्स हैं, प्लानिंग के कोर्स हैं, साइट एग्जीक्यूशन तक के कोर्स हैं, सर्वे का कोर्स है, टोटल स्टेशन का, ऑटोकैड का, ई-टैप्स का। अब आ जाते हैं कंसल्टेंसी वाले पार्ट। जब आप ऐसे किसी कंसल्टेंसी फर्म को ज्वाइन करते हैं तो डिपेंड करता है आपने कौन सी फर्म ज्वाइन करी है। आप एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो आपको ई-टैप, स्टैट-प्रो, टेक्ला, सेव, इन चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और इनसे पहले आपका बेसिक थोड़ा अच्छा होना चाहिए और आपकी जो सेटिंग है वो किसी मतलब 10 से 12 साल का जो इंजीनियर है, अगर आपकी सीटिंग उसके साथ है तो आप एक अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं अपने करियर में। ठीक है, और कहीं ना कहीं उस सॉफ्टवेयर वर्क को करते करते या डेस्क वर्क को करते करते आपको प्रैक्टिकल भी अप्रोच रखनी चाहिए, है ना।
कि कई बार मैंने ये नोटिस किया है, जो डेस्क वर्क करते हैं या स्ट्रक्चर इंजीनियर्स काम करते हैं, तो जो सीनियर इंजीनियर्स हो जाते हैं 10 साल 15 साल प्रैक्टिस करते हुए, या 5 साल भी हो जाते हैं बहुत जगह, तो वो साइट से रिलेट करके डिज़ाइन करते हैं, है ना। और जो बहुत नए इंजीनियर होते हैं अधिकतर, वो वैल्यू इंजीनियरिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे किसी भी बिल्डिंग में अगर 15 कॉलम आने हैं, तो कॉलमों के टाइप्स को और साइज को लगभग 8 तरह का कर देते हैं। तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि कैसे करना चाहिए। आपको कंटिन्यू उसमें भी लर्निंग करनी पड़ती है, नए सॉफ्टवेयर से अवेयर होना चाहिए। कंसल्टेंसी, जैसे आपने स्ट्रक्चर इंजीनियर करी, इस पार्ट पे हमने बात करी, ठीक है। उसके बाद अगर आप एज ए किसी पीएमसी को ज्वाइन करते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है किसी फ्रेशर के लिए, पर उसमें आप प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं, आप प्रेशर को झेलना नहीं सीख पाते हैं। जैसे साइट इंजीनियर जब आप काम करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डीप में जाके चीज़ें देखते हैं, डेप्थ में, कि क्या हो रहा है साइट पे। पर एज ए कंसल्टेंट जब आप साइट पे जाते हैं किसी कंसल्टेंसी को ज्वाइन करके, तो आपका मतलब ये होता है कि वहाँ पे बस सीधे सीधे काम को सीधा सीधा कहना और चेक करना, या अगर वो एज़ पर स्टैंडर्ड और एज़ पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो उसको दोबारा से री एग्जीक्यूट कराना। पर इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप जब है, जब आपकी नॉलेज बेस बहुत अच्छी है ना। इनिशियल लेवल पे अगर आप पीएमसी ज्वाइन करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है, पर अगर आपको ऑफ़र मिलता है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। काफ़ी जगह अच्छे सीनियर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से ये आज का वीडियो था कि मैं आपको थोड़ा बता सकूं कि आप एज ए अगर साइट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए या क्या नहीं रखनी चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताना। इस तरीके की वीडियो, इस तरीके के टॉपिक मैं आगे और भी शेयर करूँगा। थैंक यू।